नमस्कार साथियों। क्या आपने कभी सोचकर देखा है कि इंग्लिश इतनी पॉपुलर भाषा क्यों है? क्यों आपसे एक्सपेक्ट किया जाता है कि अगर आपको अपने कैरियर में आगे बढ़ना है तो आपको इंग्लिश तो आने ही चाहिए। और ये सिर्फ इंडिया में नहीं, यानी कि दुनिया में ज़्यादातर देशों में आपसे ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि अगर आपको मदर टंग के अलावा आपको इंग्लिश तो बोलनी आना ही चाहिए। क्या खास बात है ऐसे इस इंग्लिश के बारे में? दुनिया में सबसे पावरफुल और सबसे ताकतवर भाषा बन गया इंग्लिश। क्यों ये दुनिया में सबसे ग्लोबल भाषा है? इंग्लिश से पहले कौन सी ऐसी बड़ी सबसे ताकतवर भाषा हुआ करती थी दुनिया में? आइए जानने की कोशिश करते हैं आज के इस वीडियो में। Like most languages, English has evolved through generations of speakers. Beh, non è sicuramente una lingua. César están en Barcelona cenando ceviche con cerveza. Ja, wie kommt das, dass wir Deutschen da so schlecht drin sind? Em vez de ficar para a festa da Mercê, vim para En Budapest, Hungaria, mi esta stella, kaj la lingvo kiu mi parolas. The English language is a big, beautiful mess. Few languages are as diverse and unexpected in their history. इतिहास में जाए तो इसकी जवाब शुरू होता है ब्रिटिश एम्पायर, दुनिया की लार्जेस्ट एम्पायर। 200 years, Britain was the most powerful nation in the world. From Canada to India, from Australia to Nigeria, from the Caribbean to South Africa, the British Empire once ruled over a third of the people on earth. सन 1922 वो ईयर था जब ब्रिटिश एम्पायर अपनी पीक पर था, यानी सबसे ज्यादा कब्जा कर रखा था इसने दुनिया पर। पूरी धरती पर जितनी भी जमीन थी उसमें से 25% ब्रिटिश ने कब्जा कर रखी थी पूरा दुनिया पर उस समय। एक कॉर्नर में शुरू करोगी देखना, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, मलेशिया, सिंगापुर, बांग्लादेश में आता है इंडिया, पाकिस्तान, यूएई, अफ्रीकन ढेर सारा कंट्री आता है, यूके भी आता है, और फिर कनाडा तक ये सारी ब्रिटिश के अंडर था। एक कहावत होती थी, द सन नेवर सेट्स ओवर द ब्रिटिश एम्पायर। और आप ये देख सकते हो कि ये चीज सच क्यों थी। जब तक ऑस्ट्रेलिया में सनसेट होता था तब इंडिया में ऑलरेडी सुबह हो चुकी होती थी, और जब तक इंडिया में सनसेट होता था तब कनाडा में सुबह हो चुकी होती थी। तो इन टोटल 450 मिलियन लोग थे ब्रिटिश एम्पायर के अंडर में। इतने देशों को कॉलोनाइजिंग करके रखा था ब्रिटिश एम्पायर ने। और जो कॉलोनी में रहने वाले लोग थे, अगर उन्हें अपनी कैरियर में आगे बढ़ना है या अच्छी नौकरी पाना है तो उनको इंग्लिश तो सीखनी जरूरी होती थी। इसीलिए इन सारी कॉलोनाइज देशों में इंग्लिश लैंग्वेज ऑफ द इलाइट माना जाता था। अगर आप पढ़े लिखे हो, अगर आप अच्छे नौकरी कर रहे हो तो आपको इंग्लिश तो आती ही होगी। लेकिन तब क्या हुआ, जब ब्रिटिश एम्पायर की पकड़ टूटने लगी। सन 1950 आते आते ज़्यादातर कॉलोनाइज को अपनी आज़ादी मिल चुकी थी, या फिर एक भारी इंडिपेंडेंट मूवमेंट शुरू हो चुकी थी। ब्रिटिश को यह देश छोड़कर जाना पड़ा और देश को आज़ादी देनी पड़ी, और उनमें से एक देश इंडिया भी था। आज़ादी मिलने के बाद भी ज़्यादातर कॉलोनीज में इंग्लिश एक ऑफिशियल लैंग्वेज या नेशनल लैंग्वेज तौर पर बनी रही। ऐसे क्यों हुआ? अलग अलग कंट्री से, अलग अलग रीजन की वजह से। अपने इंडिया का ही एग्जाम्पल ले लेते हैं। जब इंडिया की कॉन्स्टिट्यूशन लिखा जा रहा था, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने इसके ऊपर काफी चर्चा करी थी, या इंग्लिश को ऑफिशियल लैंग्वेज के तौर पर इंडिया में रख देना चाहिए या फिर हिंदी को ही सिर्फ यूज किया जाना चाहिए, यानी हिंदी को नेशनल लैंग्वेज बना देना चाहिए। काफी लोग इसकी फेवर में थे कि हिंदुस्तान को नेशनल लैंग्वेज बना दिया जाए, जो कि हिंदी और उर्दू का मिक्स लैंग्वेज होता है। लेकिन कई लोग को मानना था कि इंग्लिश को कंटिन्यू ऑफिशियल लैंग्वेज रखना चाहिए। इनमें से एक थे डॉक्टर BR अम्बेडकर, जिनका मानना था कि दलित कम्युनिटी को अच्छे तरीके से रिप्रेजेंट करने के लिए इंग्लिश एक अच्छा ऑप्शन रहेगा। इनफैक्ट ये कहते थे, ये एक्चुअली में सारी कम्युनिटी को देखा जाए अगर इंडिया में, कि इंग्लिश लैंग्वेज एक ऐसा भाषा है जो कि सारी कम्युनिटी से इक्वल डिस्टेंस है। ऐसा नहीं है कि किसी एक कम्युनिटी को ज्यादा एडवांटेज मिलेगा। उन्होंने एग्जाम्पल दिया कि ब्राह्मण ज्यादा एडवांटेज पे रहेंगे अगर हिंदी संस्कृत को नेशनल लैंग्वेज बना दिया गया। इसके अलावा काफी साउथ इंडियन लीडर्स ने भी इसको लेकर कंसर्न थे। इनका मानना था कि हिंदी एक नॉर्थ इंडियन लैंग्वेज है, ये अगर नेशनल लैंग्वेज बन गए तो साउथ इंडिया अंडर रिप्रेजेंट फील करेगा। इसीलिए ये फैसला लिया गया कि इंडिया में 2 ऑफिशियल लैंग्वेज होगी,
एक है हिंदी और इंग्लिश। लेकिन एट द सेम टाइम 15 सालों में इंग्लिश को फेस आउट करने की कोशिश करी गई, क्योंकि आज़ादी के वक्त इंग्लिश को एक लैंग्वेज ऑफ कॉलोनाइजर मान के देखा जाता था कि ब्रिटिश ये भाषा बोलते थे, हम उसे प्रमोट करना नहीं चाहिए। सन 1965 तक ये कहा गया था कि इंग्लिश को कम्प्लीटली फेज आउट कर दिया जाए, यानी कि इंग्लिश को टोटली देश से निकाल दिया जाए। हालांकि पार्लियामेंट को ऑप्शन दिया गया था कि वो इंग्लिश को कंटिन्यू रख सकता है। सन 1967 में अंग्रेजी हटाओ एक मूवमेंट की लॉन्च करी गई थी एक सोशल लीडर के द्वारा कि इंग्लिश को कम्प्लीटली फेज आउट कर दिया जाए, लेकिन ऐसा नहीं किया गया। अभी भी बहुत रेसिस्टेंस करनी पड़ी इस मूवमेंट को साउथ इंडियन लीडर से। ऑब्वियसली उनका डिमांड भी सही थी कि हिंदी को ही क्यों, तमिल को क्यों नहीं चुना गया। यही कारण की वजह से आज के दिन इंग्लिश ऑफिशियल लैंग्वेज पढ़ रहे। अब अमेरिका का कहानी भी काफ़ी मिलती जुलती सी। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका कई कंट्रीज ने कॉलोनाइज किया था, जैसे कि ब्रिटिश, फ्रांस, स्पेन, नीदरलैंड, लेकिन एक मेजर हिस्सा ब्रिटेन के पास। जब यूएसए को आज़ादी मिली ब्रिटिशर से, उन्होंने रियलाइज किया कि उन्हें एक नेशनल आइडेंटिटी बहुत ज़रूरी है और यहाँ पर लैंग्वेज एक बहुत बड़ी रोल प्ले करती है। और उन्होंने डिसाइड किया कि लैंग्वेज होगी इंग्लिश, जो हमारा अलग अलग स्टेट को यूनाइट करके रखेगी। सुनकर आपको हैरानी होगी कि उस टाइम पर यूएसए में कई सारी लैंग्वेज बोली जाती थी, जैसे कि फ्रेंच, स्पेनिश, डच, जर्मन, लेकिन इंग्लिश को यहाँ पर प्रियोरिटी दिया गया। इस हद तक इंग्लिश को प्रियोरिटी दिया गया कि 20वीं सदी तक शुरू में ही कई स्टेट ने बैन कर दिया बाकी फॉरेन लैंग्वेज को पढ़ाने के लिए स्कूल। सन 1923 में था कि यूएसए की सुप्रीम कोर्ट ने इस प्राइवेट लैंग्वेज एजुकेशन पर रेस्ट्रिक्शन को ट्रैक डाउन किया। अभी तक मैं आपको जो भी सारा कहानी बताई उसमें तो एक क्लैरिटी में पता चलता है कि ब्रिटिश आने के बाद जो सारा देशों को ब्रिटिश ने कॉलोनाइज किया था वहाँ पर इंग्लिश बोली जाती है। लेकिन दुनिया में बाकी कंट्रीज का क्या? बाकी कंट्रीज को तो किसी ने मजबूर नहीं किया कि इंग्लिश बोले, फिर ये इंग्लिश बाकी दुनिया में स्प्रेड कैसे करे? इसका जवाब छुपी रही है पिछले 50 से 70 सालों में। वर्ल्ड वॉर 2 जो हुई थी उसमें अलीज कंट्री ने एक्सेस कंट्री को हराया था। अलीज कंट्री यानी कि ब्रिटेन, अमेरिका एंड फ्रांस जैसी कंट्री, जर्मनी, जापान एंड इटाली जैसी कंट्री को हराया। तो यहाँ पर पहला पॉइंट ये है कि जो कंट्री ऐसी बड़ी वार जीतती है उसका कल्चर डोमिनेट करती है पूरी दुनिया पर। ब्रिटेन और यूएसए में इंग्लिश बोली जाती थी तो उसने डोमिनेट किया पूरी दुनिया पर। इसके अलावा दूसरा की इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि वर्ल्ड वॉर 2 खत्म होने के बाद वन ऑफ द ओनली कंट्री थी जिसने ज्यादा नुकसान नहीं सहा था। बाकी सारे यूरोपियन कंट्री, डेवलपमेंट कंट्री को भारी नुकसान सहना पड़ा, उनकी इकोनॉमिक ग्रोथ क्रैश कर गई। लेकिन अमेरिका में एक बड़ी इकोनॉमिक बूस्ट देखने के लिए मिला वर्ल्ड वॉर 2 खत्म होने के बाद। 1950s के बाद अमेरिका ने एक सुपर पावर की तरह बरकरार है अलॉन्ग विद सोवियत यूनियन। कैपिटलिज्म की मदद से अमेरिका का बिजनेस दुनिया पर फैलने लगी। दुनिया की टॉप बिजनेस स्कूल इंग्लिश में पढ़ाने लगे। इंग्लिश एक भाषा बन गए ट्रेड और बिजनेस का। जो म्यूजिकल ब्रांड थे उन्होंने अपनी काम करी इंग्लिश में, रिलीज किए उनके गाना और दुनिया भर में पॉपुलर होने लगे। साथ ही साथ फिल्म मेकर के साथ भी सेम चीज देखने के लिए मिला। हॉलीवुड फिल्म और अमेरिकन टेलीविजन सीरीज एक ग्लोबल सेंसेशन बन गए। अमेरिका के पास बेस्ट टेक्नोलॉजी थी इन सारी एस्पेक्ट पर। इसकी वजह से अमेरिका का कल्चर दुनिया भर फैलने लगी। वर्ल्ड वॉर 2 एक बहुत इंपॉर्टेंट रीजन बताया जाता है। इसके पीछे कई लोग का मानना है अगर जर्मनी एक्सेस पावर ने वर्ल्ड 2 जीती हो तो शायद आज का दिन ज्यादा जर्मन का भाषा डोमिनेट करती दुनिया। शायद आज के दिन पर ट्रेड और बिजनेस जर्मन की भाषा में होती। ज्यादातर यूरोपियन कंट्री में जर्मन भाषा जबरदस्ती इम्पोज करी जाती थी यूरोपियन कंट्री, अगर एडल्फ हिटलर की जीत हुई होती तो। लेकिन ये सारी चीजें थियोरिटिकली है, एक्चुअली में बताना कि क्या होता है ये बहुत ही मुश्किल है। लेकिन आज का दिन पर असलियत यही है कि अमेरिका और ब्रिटेन की जीत के बाद इंग्लिश एक बहुत ताकतवर भाषा बन गया। लास्ट और फाइनल रीजन ये है कि 80 एंड 1990 के बाद भी इंग्लिश लैंग्वेज डोमिनेट करती रही, बाकी सारी भाषा को पीछे छोड़ गई। इसके पीछे रीजन ये है कि इंटरनेट का इन्वेंशन
अमेरिका ने किया था। इंटरनेट से रिलेटेड जो कंपनी बनकर आए वो अमेरिका से बनकर आए, चाहे गूगल, फेसबुक, यूट्यूब, एप्पल ले लो। ये सारी टॉप टेक्नोलॉजी कंपनीज जो इंटरनेट के सहारे बनकर आए वो अमेरिका में ही आए। इसकी वजह से आज के दिन 63% सारे वेबसाइट जो इंटरनेट में एग्जिस्ट करती है उनका जो कंटेंट होता है वो इंग्लिश में होता है। ऑब्वियसली इसके साथ साथ कंप्यूटर का इन्वेंशन किया गया, जो कीबोर्ड का इन्वेंशन किया गया। कीबोर्ड और टाइपराइटर को भी पहले एक अमेरिकन ने इन्वेंट किया था। ऑब्वियसली वो अपनी भाषा में ही करेगा, इंग्लिश में ही करेगा। इसमें जो शुरुआत में जो कंप्यूटर का कीबोर्ड बने उसमें इंग्लिश का कीबोर्ड आए थे, तभी ये सारी वेबसाइट इंग्लिश में बनी। स्मार्टफोन आने के बाद ही बाकी भाषा में वेबसाइट कॉमन होने लगी। स्मार्टफोन की टच स्क्रीन के द्वारा और लैंग्वेज कीबोर्ड भी आने लगी। स्मार्टफोन आने से पहले बाकी अलग अलग कीबोर्ड काफी रेयर देखने को मिलती थी। तो इन सब कारण की वजह से आज भी इंग्लिश दुनिया में सबसे ताकतवर, सबसे ग्लोबल भाषा बन के रही है। लेकिन क्या इंग्लिश सबसे पहली ग्लोबल भाषा है? मैंने आपको जो भी सारी कहानी बताया वो सारा ब्रिटिश एम्पायर की बाद ही शुरू होता है। उससे पहले क्या होती थी? क्या इंग्लिश से पहले कोई दुनिया में ग्लोबल भाषा रहती थी? इसका जवाब है हाँ दोस्तों। 2 इंडो यूरोपियन लैंग्वेज थी जो पुराने जमाने में काफी डोमिनेट करती थी, और ये 2 भाषा है ग्रीक एंड लैटिन। यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो की एक लिंग्विस्टिक प्रोफेसर का कहना है कि लैटिन एक्चुअली दुनिया की पहले रिकॉर्डेड ग्लोबल भाषा थी दुनिया में, और ये इंग्लिश से ज्यादा समय तक ग्लोबल भाषा बन के रहे। 1300 साल तक वो दुनिया का ग्लोबल भाषा बन के रह चुकी है, और ये रोमन एम्पायर के समय की बात है। ज्यादातर वेस्टर्न यूरोपियन सिटी में लैटिन एक मेन लैंग्वेज थी, लेकिन रोमन एम्पायर खत्म होने के बाद ही लैटिन भाषा एक्चुअल में टुकड़ों में बट गई। अलग अलग रीजन में अलग अलग तरीके से डेवलपमेंट होने लगी, जिसकी मदद से आज का दिन कई भाषा निकल के आई है। हैरान हो जाओगी जानकर, स्पेनिश, पोर्टुगीज, फ्रांस और इटाली ये सारी लैटिन से निकल कर आई है। और दूसरी तरफ एशिया की बात करें तो एशिया में अरबिक, चाइनीज और पार्सियन यानी फारसी डोमिनेटिंग लैंग्वेज रही। 15th सेंचुरी की बात कर रहा हूँ। आप जानते होंगे मुगल एम्पायर जैसे कि अकबर ने पारसी में बात करते थे। क्या आप जानते हैं कि लेट 1800 के अराउंड लोगों ने सोचा कि आज के दिन पर जो भाषा एग्जिस्ट करती है दुनिया पर वो कहीं ना कहीं इम्परफेक्ट भाषा है। तो एक ऐसी भाषा हम बनाते हैं इसकी मदद से दुनिया की हर लोग एक दूसरे से कम्युनिकेट कर पाए, जो एक देश की भाषा ना हो, जो कि एक रीजन की भाषा ना हो, बल्कि एक दुनिया की ग्लोबल भाषा हो। इससे जन्म हुआ दोस्तों एस्पेरेंटो भाषा, एक ऐसी भाषा जो बनाई गई थी एक पोलिश इंसान के द्वारा सन 1887 में। और ऑब्वियसली आप गेस कर सकते हो कि यह भाषा कितनी सक्सेसफुल नहीं रही। आज के दिन पर भी इसे एस्टिमेट किया जाता है कि 1 लाख से 20 लाख के तक कुछ लोग इस एस्पेरेंटो भाषा बोलते हैं। एक चीज जरूर है कि इस एस्पेरेंटो भाषा सीखना बहुत आसान है। जिसने इस भाषा बनाई थी उसका दावा है कि इसकी ग्रामर को सीखने में सिर्फ 1 घंटा लगेगा। अगर आपको कोई यूरोपियन भाषा आती है तो, जैसे कि स्पेनिश, पोर्तुगीज, इटालियन, जर्मनी, इंग्लिश, इनमें से आपको कोई भी भाषा आती है तो आप बड़ी आसानी से इस एस्पेरेंटो भाषा सीख सकते हो, क्योंकि ये इन्हीं सब की कॉम्बिनेशन से बनाई गई है ये भाषा जो कि एस्पेरेंटो। बनाते वक्त ये इंसर्ट किया है कि इसके ग्रामर जितनी सिंपल हो सकता था उतनी सिंपल बना गया है। जो चीज जैसे लिखी जाती है वो चीज वैसी प्रोनाउंस की जाती है, और प्रीफिक्सेस और सफिक्सेस को इस्तेमाल करते आप नया वर्ड बनाना बहुत आसान है। जो वोकैबुलरी है वो उसमें उतनी बड़ी नहीं है, आप बड़ी आसानी से नए शब्द सीख सकते हैं। और इसमें 28 अल्फाबेट्स है। और अगर आप इसे इंग्लिश से कंपेयर करोगे तो इसमें QWXY जैसे अल्फाबेट्स नहीं है। उन्हें लगा ये थोड़ा यूजलेस अल्फाबेट्स है कि जिसे ज्यादा यूज नहीं करी जाती है, तो इन्होंने उसे हटा दिया और इनके जगह किसी और अल्टरनेटिव अल्फाबेट्स को एग्जिस्ट करते हैं। तो इंग्लिश में नॉर्मली सिग्निफाइड नहीं करती है किसी एक अल्फाबेट की साथ। तो उम्मीद है आपको वीडियो थोड़ा बहुत पसंद आया होगा। तो थैंक यू, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।